बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ैनुल आबदीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच बात नुसरत मिर्ज़ा साहब के साथ। आज के ख़ास मौज़ूआत आपने देख लिए। मिर्ज़ा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम और अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। जो मसला है एक तो ये हो गया है कि 15 जनवरी को जो इंतखाबात हुए हैं वो बहुत मुतनाज़ा हो गए हैं और उसमें जिस तरह की धांधली हुई है वो पहले कभी हमें देखने को नहीं मिली। ये नया पैटर्न है जो धांधली का जो इस दफ़ा हमें देखने को मिला है। पहले ये होता था कि MQM का जो तरीक़ाकार ये होता था कि वो ख़ुद सारे जगह पर अपने तमाम प्रेसिडिंग अफसर को अपने बुलाकर उनके ऊपर ठप्पे खुद लगाती रहती थी। एक जो प्रेसिडिंग अफसर का कमरा था उसके पीछे एक और कमरा होता था जी, उसमें वो ठप्पे लगाती रहती थी और जो कोई खाला, कोई चाची, कोई मामी, कोई मामू, कोई भाई आ गया तो कहते थे आप चले जाइए वापस, आप वोट पड़ गया, खाला आप जाइए, आपका काम हो गया, लाइन में नहीं खड़े हो आप। लाइन में खड़े की जरूरत नहीं, आप जाएँ, आपका काम हो गया। जी, अब ये नया तरीका ये हुआ है कि इन्होंने जो हम प्रेसिडिंग अफसर थे उनको थाने में बुलाया है, रात भर रखा है पीपल पार्टी के लोगों ने, और फिर इसके बाद में फिर RO साहब ने जो है बुलाया है और बुलाने के बाद में फिर वहाँ पर वोटों की तादाद जो है वो बढ़ाई है। जी, ये नया तरीका इन्होंने अख्तियार किया है और ऐसे ऐसे लोगों को जो कि दहशतगर्द हैं उनको मैंने काउंसलर बना दिया है। जैसे औरंगी में जमील दारी जैसे लोगों को जी। काउंसलर बना दिया है। मेरे साहब इस मौजू पे गुफ्तगू के लिए सीनियर एंकर पर्सन और तजज़ियेकार मुजाहिद बरेली साहब हमारे साथ टेलीफोन कॉलम निगार भी हैं। जी, मुजाहिद बरेली साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। आपको खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम सच बात में। तो ये बल्दियाती इंतखाब में मैं अभी जिक्र कर रहा था कि ये जो धांधली का जो नया पैटर्न आया है ये पहले नहीं देखा था। पहले MQ वाले ठप्पे लगाते थे और लोगों को घर भेज देते थे। अब इस दफ़ा ये किया है कि थाने में ले गए हैं प्रेसिडिंग अफसर को और रात भर अपने पास रखा है और फिर दूसरे दिन RO साहब ने बुलाकर उनके ऊपर मज़ीद जो है आदमी उसकी तादाद जो है वोटरों की तादाद और जो जिस आदमी जिताना है पीपल पार्टी के उस आदमी को ज़्यादा वोट दिला दिए हैं। कहा कोऑपरेट करो, लफ्ज़ कोऑपरेट का इस्तेमाल हुआ। आप फरमाएं आपका क्या तबसरा है? ठीक है, तो आप ये दुरुस्त फरमा रहे थे कि सिंध के शहरी इलाकों में या सिंध में तो होते ही नहीं थे, और वो आपने जैसे कहा कि जिस तरह वो करता था तो एक ऐसा दौर था कि जहाँ अब और कहे कि सरदार नबील गबोल पीपल्स पार्टी का बंदा है, जाके फेडरल एरिया से इलेक्शन लड़ रहा है और 1,64,000 से वोट मिल रहे हैं। 1,64,000 देखो कैंप खाली। तो खैर वो तो एक और उनके साथ मकाफात अमल कहते हैं कि आज ये आलम है कि वो मोहम्मद हुसैन को याद करें ना, वो जो न्यू कराची से था। मैं वो तो एक को एक याद। अब देखिए जहाँ तक पीपल पार्टी का ताल्लुक है, अंदरून सिंध भी क्या है सुजाल, जकरानी है और बिजरानी है, और बाहर का आदमी नहीं जाएगा, कोई इधर का लड़ेगा। जैसे हैदराबाद कराची में सिंध के शहरी इलाकों में MQM का राज था, इन इलाकों में उन मुकामी वडेरों का है। लेकिन एक हद तक मैंने ये देखा है कि इस बार ऐसा हुआ है कि आप देखें दादू में भी तहरीक इंसाफ का कामयाब हुआ है। मेयर के 14 वार्ड में जो है वो PTI जीती है, खैरपुर नातनशाह में हुआ है और इसी तरह हैदराबाद में। और ये वाला इलेक्शन इस एतबार से कि जो इसके बावजूद जिसका आप जिक्र कर रहे हैं पीपल्स पार्टी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं ले पाई। लेकिन मेरा फिर जाती राय ये है, इस वक्त अगर आप ये समझते हैं कि पीपल्स पार्टी जो है जबरदस्ती कराची की मेयरशिप लेना चाह रही है तो उनके पास तो कोई 100 नशिस्तें हैं ना। तो इसको ये चाहिए कि वो जो पार्टियां अपोजिशन में है में उन्हें वसीउल कल्बी का काम लेते हुए मेयर और डिप्टी में जो आसानी से, मुझे नहीं पता, और शायद जहाँ तक मेरा ख्याल ये है साहब शायद उस पर काम हो रहा है मेरे जरा के मुताबिक, और PTI और जमात इस्लामी में मेयर और डिप्टी मेयर पर इत्तफाक राय हो जाएगा, क्योंकि दोनों के मिलके कोई तकरीबन 138 बनते हैं मेंबर, 135 बनते हैं। और इनके अगर इन्हें ये 7 अगर नून लीग के भी मिल जाए, 3 गालिबन 2 GI के, तो 110 बनते हैं गालिबन पीपल पार्टी के। तो 30 वोटों का इस वक्त फर्क है। ये 236 के हाउस में मैं बात कर रहा हूँ। अब 11 का होगा, फिर मखसूस नशिस्तों पे होगा। असल में तो जो 367 होंगे अरकान, उनकी बुनियाद पर आप अंदाजा लगा लें कि 184-80 चाहिए। तो ये कि ये आप ना कहें कि पीपल पार्टी इसके बावजूद भी वो जो चाहती थी वो न कर सकी, और वजह यह है कि सिंध के शहरी इलाकों में इस लेवल पर धांधली नहीं हुई। और वजह यह है कि जब खुद जमातें बेशतर में मैंने देखा कि वहाँ पर इनके नुमाइंदे ही मौजूद नहीं थे,
तहरीक इंसाफ और कुछ जगहों पे जमात इस्लामी के। अच्छा, एक और बात करें मुजाहिद बरीर साहब, ये बात तो ठीक होगी, आपका जो तज़िया है वो बिल्कुल दुरुस्त है, मीनिंग देयर बाय कि मेयरशिप फ़िलहाल वो नहीं भी लेंगे, जानबूझ के नहीं लेंगे, क्योंकि फिर वो बहुत ज़्यादा ये टेंशन हो जाएगी और एक तनाव जो होगा और वो एक लड़ाई की कैफियत पैदा हो जाएगी अगर पीपल पार्टी ने ज़बरदस्ती अपना मेयर थोपा। वो नहीं आ ही नहीं सकते ना, वो देखिए प्रैक्टिकली उन्होंने ये कोशिश। मैं एक और तरीके से आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि हमारा मेयर जो है हम नहीं ला सकते, 100 वोटों की बुनियाद पर कैसे लाएंगे? वो ठीक है, मैं आपसे एक और बात कर रहा हूँ आपसे। वो अगर फर्ज कर लीजिए, क्योंकि अगर वो अभी फ़िलहाल जो 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 यानी पीपल पार्टी एक बड़ी सियासी पार्टी है और बड़ी समझदार लोग हैं, वो अपना मैंने दबे दबे कदमों से आगे बढ़ते हैं और फिर आखिरकार में वो अगले दफ़ा ले लेंगे, तो वो इस पैटर्न पे जा रहे हैं। मैं माजरत के साथ, अगर गालिबन जो जिन्हें आप न्यूट्रल कहते थे या जिन्हें एस्टेब्लिशमेंट कहते थे, मेरा ये ख्याल है कि ये दिसंबर नवंबर के बाद सूरत चेंज हुई है, वरना चौधरी परवेज इलाही को जो 186 वोट मिले हैं, आप माशाल्लाह बहुत सीजन तहबेकार हैं, यहाँ से छोड़ें, दो वोट कम करना क्या मुश्किल था, ये 4 वोट करना क्या कम मुश्किल था, कोई मुश्किल नहीं था वहाँ पर, और पूरा सियासत रुख बदल जाता। ये जो आप पॉलिटिक्स में एक नया रुझान देख रहे हैं और वाज़ेह पैगाम गया है चौधरी परवेज इलाही की जीत की सूरत में, और जिससे पूरी शरीफ जो है और जरदारी हजरात परेशान हैं कि हालांकि और उन्होंने कोशिश करी, तो मतलब ये हुआ कि खेल जो है स्टीयर हो रहा है, मैंने आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रहा है। बिल्कुल, इसलिए होना पड़ेगा कि उन लोगों ने जिन्होंने अगर मैं तो खैर नाम लेके नहीं कहूँगा, लेकिन अगर साबिका जो फौजी इस्टेब्लिशमेंट थी उसने अगर पॉलिटिक्स में बराह रास्त मदाखलत करके, ये देखिए 194 कहाँ एक मदाखलत होती है, एक बेढंगी मदाखलत होती है, बेढंगी मदाखलत की है। जी जी जी, जो फेडरल गवर्नमेंट 194 पे थी 2 वोटों से है, उसमें भी ये 7 भाई लेके गए, 6 बाप गए, 20 जो है वो अलग हो गए जो सेनाऊ में भाग गए थे। ये किन्होंने काम किया था? वही गेम प्लानर ने किया था ना। गेम प्लानर को गालिबन अभी मैसेज मिल चुका है कि आप मजीद शायद ये फिलहाल ये काम रोक दें, और इसीलिए आप देखें उसकी मिसाल है पंजाब की, और यही बात मैं सिंध में भी देखूंगा कि पीपल्स पार्टी वो मेजोरिटी हासिल नहीं कर सकी, क्योंकि बिलावल साहब ने तो। अच्छा जी, अब मैं एक बात आपसे और करना चाहता हूँ, लेकिन मुजाहिद बरीर साहब, आप ये थोड़ी सी बात, हाँ, आप जैसे लोगों से बात करके हमें तवन्नाई भी मिलती है और हमें थोड़ा सा ढारस भी मिलती है, और वो ये है कि क्या ये वक्त नहीं है कराची के लोगों का, जो कि बंद डब्बे में सिर्फ कराची की हद तक महदूद हैं, कि इस वक्त जबकि पीपल पार्टी का गिराव अंदरूनी सिंध बहुत गिरा हुआ है, जैसा कि आपने कहा खैरपुर नाथन शाह का, गम्बट का, जहाँ पर 4-4 फुट पानी अभी भी खड़ा है, लोग बाग बाहर बगैर टेंट के बेचारे गरीब सर्दी में ठिठर रहे हैं, तो ये कराची के लोगों ने वहाँ बहुत खिदमत की है। मैं ये कहता हूँ कि ये गुंजाइश नहीं है कि ये लोग बजाय अपने डब्बे में बंद रहने के थोड़ा सा आगे बढ़ें, पूरे सिंध की बात करें, इसमें क्या हर्ज है? देखिए इस वक्त तो जो अगर आप आम लोगों की बात करें ना, वो तो खुद अपने महंगाई और मसाइल के सबब इतना जकड़ा हुआ है। आप हम सहाफ़ियों को देखें, तनख्वाहें यहाँ नहीं मिल रही हैं, ट्रेड यूनियन यहाँ ख़त्म हो गई है, मजदूर यहाँ ख़त्म हो गया है, इंडस्ट्री यहाँ बंद हो गई। जो पहले जो आपको अगर याद हो कि ये जो MKM ने तो आके वो तमाम इदारे बर्बाद कर दिए ना, बड़ा मजबूत ट्रेड यूनियन होती थी, यहाँ जलसे जुलूस होते थे, यहाँ हारी होते थे, यहाँ शोरा तंजीमें होती थी, यहाँ सिविल सोसाइटी होती थी, उसका सबका बेड़ा गर्क हो गया ना पिछले 10 सालों में। उसमें दोनों का हाथ है MKM पार्टी का, तो ये अब और ये रातों रात बहाल नहीं होते, उनके पीछे। मैं कहता हूँ कि अगर आप जैसे आप स्टीयर का लफ्ज़ सवाल मैंने किया है, तो इनको स्टीयर करना चाहिए ना, बजाय इसके कि हर वक्त ये लोग सिर्फ कराची की हद तक बात करते हैं, उससे तासुब भी फैलता है, तो अब ये थोड़ा सिंध में फैले। देखिए मेरा ख्याल है आपने खुद इतराफ़ किया कि जितना कराची से ये जो सैलाब मुतासिर गवर्नमेंट थोड़ी गई, मैं खुद वैसे टंडू जाम शोरो दादू तक गया हूँ अपना कैमरा लेके, और ये कराची की तंजीमें थी, कराची भी की नहीं कहें बल्कि कौमी तंजीमें थी, जो चावल आटा। हाँ, लेकिन कराची बेस थी मुजाहिद साहब, कराची बेस थी। जी जी जी, बिल्कुल आपने बजा फरमाया जी। आप आगे जी, हाँ फरमाएं। जी नहीं, मैं ये कह रहा था कि ये इन्होंने बड़े पैमाने पर हेल्प करी, वरना ये जो मुतासिरीन की सूरत हाल है जितनी बदतर थी, वो हमें जो बदतरीन सूरत हाल है वो मैं अपने आंखों से देखी है। चेंज आया है, इतना मायूस होने की बात नहीं है।
मेरा मतलब ये कहने का है कि चेंज वो आया है, पहले वाला जो ये कहते थे ना कि हमने चावल खिलाए, हमने इनको पनाह दी, अब वहाँ पे चेंज आया है, वो कहते हैं इन्होंने बराबर किया, भाइयों का सलूक किया हमारे साथ कराची वालों ने। आप तो मैंने कहा आपसे ज़्यादा इस शहर को और सूबे को और उसकी डायनेमिक्स को बल्कि मैं तो सीनियर आपकी तमाम बातों से इत्तेफाक करता हूँ। तो बस अब ठीक हो गया मेरे ख्याल में कि थोड़ा सा वसअत देनी चाहिए, और ये मेरे ख्याल में मैदान खाली है सिर्फ पीपल पार्टी के लिए नहीं बल्कि हर पार्टी के लिए कि साहब ये जाएं और अंदरूनी सिंध के लोगों की खिदमत करें, तो थोड़ा सा भाई उन लोगों का खिदमत, इंसानियत की खिदमत हो जाएगी और आपका वोट बैंक भी बढ़ेगा। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुजाहिद बरेली साहब, हम आपके इंतहाई मशकूर हैं कि आपने वक्त निकाला हमारे लिए। जी मेरे साहब, अब ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद आएंगे, अगले मौजू पे बात करेंगे। नाज़रीन मुख्तसर वक्फा है, वक्फे के बाद एक बार फिर प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। जी मेरे साहब, पाकिस्तान की जो मुआशी सूरत हाल है इस पर बहुत ताजिर और सनतकार नाराज़ हैं, और जो भाई मैं समझता ये हूँ कि आज से 6 माह पहले, या आप 6 माह नहीं लें, अप्रैल से पहले हमारे जो सनतकार थे वो ये कहते हुए सुने गए हमारे अपने प्रोग्राम में कि हमारे पास वक्त नहीं है, हमारे पास इतने ऑर्डर हैं कि हम उनको नहीं कर सकते हैं। अब ये क्या हुआ है कि एकदम से जो है तमाम कारखाने बंद हो रहे हैं, ना उनको गैस मिल रही है, ना उनको बिजली मिल रही है, ना उनको रॉ मटेरियल मिल रहा है। तो ये वजूहात हो सकती हैं या इसके अलावा कोई और वजह भी है। तो फराजुर रहमान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, आपको खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम सच बात में। आप फरमाएं, जो मैंने जो अपने बयानिया में कहा है, इंट्रो में कहा है, उस पर आप तबसरा फरमाइए। देखिए जनाब अल्लाह, सबसे पहले तो आपका सच टीवी का मैं बड़ा मशहूर हूँ कि आप इस सेंसिटिव टॉपिक पे बात कर रहे हैं। बात ये है कि देखिए, जब मिस्टर इस्माइल साहब ने जब ये पॉलिसी 84-85 चैप्टर की वो लेके आए और उसके बाद उन्होंने जो है वो इसका ये नहीं देखा कि उसका रिप्लिकेशन क्या आना है, और उन्होंने बस पॉलिसी लेके आ गए कि जी 84-85 चैप्टर जो है और 87 चैप्टर जो है वो पूर्ण नहीं होगी। अगर उसके रिप्लिकेशन को देखा जाए, सिर्फ मैं बहुत दूर नहीं जा रहा और ना बहुत करीब जा रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ एक थोड़ा सा जायजा देना चाहता हूँ। तो उस वक्त उनको ये आइडिया ही नहीं था कि वो रेवेन्यू लॉस क्या करने जा रहे हैं, यानी कि कस्टम अभी अपनी दिसंबर की क्लोजिंग की अमाउंट ही नहीं बता सकी है कि वो कितने लॉस में खड़ी हुई है। ठीक है, मैं समझता हूँ कि अगले 2 महीने में शायद ये तनख्वाह देने के काबिल भी नहीं होंगे। अब आप आ जाए दूसरी तरफ कि जी ये जो इन्होंने 84-85 चैप्टर किया, तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो है उनको टूल्स और उसकी ज़रूरत पड़ती है जो कि इंडस्ट्री के चलाने के लिए मुसलसल ज़रूरत पड़ती है, तो लिहाजा वहाँ भी नुकसान किया इन्होंने। दूसरा, इन्होंने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को रोक दिया, इसकी तरफ किसी का ध्यान भी नहीं जा रहा और ना कोई बात कर रहा है। इन्होंने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इस तरह रोक दी कि जो चाइना से जो इंडस्ट्रीज तैयार बैठी हुई थी यहाँ पे शिफ्ट होने के लिए, तो उन्होंने जगह भी ले ली थी, सब चीज थी, वो सारी इंडस्ट्रीज जो है उनको भी रोक दिया। उन्होंने फकत वही इमरान खान साहब वाली पॉलिसी जो कंटिन्यू की, उस पॉलिसी के अंदर ये था कि जी आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को डिग्रेड करें और जो खास तौर पे जो ऑरेंज चैनल के अंदर है, ग्रीन चैनल वालों को सपोर्ट करें, ऑरेंज चैनल वालों को ना करें। जबकि यहाँ पे 84-85 चैप्टर के अंदर सिर्फ और सिर्फ ऑटोमोबाइल नहीं आता, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप उसको किसी भी वजह से आप उसको डिसोन करते भी हैं, तो उस डिसोन करने से आप 72 अलाइड इंडस्ट्री जो उसके साथ कनेक्टेड है, जो बम्पर बना रही है। रोकूंगा फराज रहमान साहब, आप 84-85 हमें बता दें इसको तफसील से, हमारे नाज़रीन कराम को, हमें तो पता है लेकिन आप हमें नाज़रीन कराम बता दें ये क्या है 84-85। 84-85 चैप्टर जो है ये एचएस कोड होता है। एचएस कोड के जरिए जो है वो इंपोर्ट के कुछ आइटम को बैंड कर दिया गया। जिसके कंटेनर रोड पे थे, उसके कंटेनर समुंदर में थे, वो कंटेनर जब आके पोर्ट पे लगे उनको भी रोक दिया गया और उसके साथ टोयोटा को भी बहुत बड़ा नुकसान दिया। उसके अलावा और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज को भी बहुत बड़ा नुकसान दिया। अच्छा, तो ये जो इस वक्त जो हमारी इंडस्ट्री को नुकसान पहुंच रहा है, ये इम्पोर्ट को रोकने की वजह से हुआ?
जी 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 जी, इसमें रॉ मटेरियल भी आ गया, फिर उसके बाद फार्मास्यूटिकल बढ़ता ही चला गया ना, फिर फार्मास्यूटिकल का इशू आ गया। देखिए फॉरेन एक्सचेंज जो है उसको कंट्रोल करने का जो सबसे बेहतरीन तरीका था वो सबसे पहले बैंकों तो को, मिफ्ता कमर्शियल बैंकों को इस्माइल जो लगा। है वो तो खुद एक बिजनेसमैन है, उसको ये बात समझ में नहीं आई। सर बात ये एक कारोबार चलाना और एक मुल्क चलाने में बड़ा फर्क होता है। हाँ बहुत बात फर्क ये है कि यहाँ पे हम ये समझते हैं कि कारोबार अगर का कोई भी वो एक फैक्ट्री है आप, हाँ, Yes. एक किस्म की फैक्ट्री। जी जी, एक फैक्ट्री चलाना और मुल्क चलाने में बड़ा फर्क है। बात ये बदकिस्मती से हमें माजी में जितने भी इकोनॉमिस्ट मिले हैं वो इकोनॉमिस्ट जो है वो वक्ती रिलीफ की तरफ काम करते हैं, कोई भी लॉन्ग टर्म पॉलिसी पे बात ही नहीं करता है। बिल्कुल वहाँ फेल हैं हम जी, और उसी की वजह है कि हमारे पास ना 10 साल की पॉलिसी होती है ना हमारे इन्वेस्टर ऐसा सिक्योर होता है। अब देखें एक कबूतर बैठा है और उसके साथ गोल बैठा हुआ है, आप एक कबूतर को मारेंगे तो सारे कबूतर भाग जाएंगे। ठीक बात ठीक है ना, तो इन्वेस्टर भी बिल्कुल कबूतर के मानंद है, और वो जो है वो कब तक बर्दाश्त करेगा इस किस्म की चीजें जो। और फिर मजे की बात ये कि ये जो फॉरेन एक्सचेंज की बात कर रहे हैं, तो ये जो लाखों रुपए का डिटेंशन और डैमरेज है ये किसको जा रहा है? ये तो फॉरेन एक्सचेंज बनकर सारा मुल्क से बाहर चला जाएगा। अच्छा ये मुझे बताइए कि ये जो बात आप कर रहे हैं ये देखो, और फॉरेन एक्सचेंज जो आप जो सामान नहीं भेजेंगे तो उससे फॉरेन एक्सचेंज अलग रुकेगा। जी, जी, ये तो एक जो मल्टीप्लाई हो गया, यानी आप समझ लीजिए कि जो मैंने बहुत ही ज़्यादा यानी कंपाउंड हो गया ये। जी अगर तो मैं देखें ये वो टॉपिक है कि जिसपे मैं चाहूँ तो एक घर की अगर बात करूँ तो कम है। ये बेसिकली मैं इसको सिर्फ यही कहूँगा कि इस वक्त ये हुकूमत की नाअहली है कि वो इस मामले को नहीं देख सकते। अगर 2 कुएं हैं आपके घर के अंदर और एक कुआं काम नहीं कर रहा है तो दूसरे कुएं से पानी ले लिया जाता है ताकि वक्ती गुजारा कर लिया जाए। अगर ये ओपन इंपोर्ट शुरू कर देते या लोगों को कहते कि जी आप अपने डॉलर्स जो है वो खुद लेके आएं और अपना काम कर लें, तो भी मैं समझता हूँ कि मामलात यहाँ तक ना पहुँचते। तीसरा ये कि अगर वो इसकी भी इजाज़त दे देते कि थर्ड पार्टी पेमेंट अलाउ है या रेमिटेंस नॉट इन्वॉल्व पे काम कर लेते, तो कम से कम वो इतने बड़े खसारे पे, और जिस तरह से महंगाई बढ़ती चली जा रही है, आवाम का बुरा हाल है। बात ये कि इस वक्त तो आप यकीन करें गरीब आदमी का बहुत बुरा हाल है। अगर इस चीज़ के ऊपर हमने अभी फौरी तौर पर जो है वो कोई मेजर्स नहीं लिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मैंने देर भाई कि अगर हम ये बात सारी समझ गए तो अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जिस वक्त अब ये नई हुकूमत आई है, जब आप इसमें नए वजीर ख़जाना आए हैं जो कि अपने डॉलर मैन कहलाते हैं, इनसे आपकी बात नहीं हुई कि भाई ये क्या किया आपने? देखें जी बात ये है कि उनके पास जो है वो हमने 2 से 3 दफ़ा लेटर लिखा है, मगर उनके पास टाइम ही नहीं है मुलाकात करने का। बात ये हम भी चाहते हैं एक शॉर्ट मीटिंग उनके साथ करें। हमने प्राइम मिनिस्टर साहब को भी लेटर लिखे, हमने जो है इसहाक डार साहब को भी लेटर लिखे। कल हमारे पास मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्रीज आए हुए थे, हमने उनको अपना केस पुटअप किया है, और मुझे खुशी है कि पीपल्स पार्टी का रवैया बहुत बेहतर हो गया है और वो इस बात को समझ रहे हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन और बिजनेस ही मुल्क को चला सकता है। तो उन्होंने कल ना सिर्फ ये कि बल्कि हमें बहुत अच्छा सपोर्ट करने का ऐलान किया, बल्कि हमारी सरपरस्ती करने का भी ऐलान किया कि जो मसाइल कराची बिलखुसूस सिंध के अंदर जो इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं उनको जो भी मसाइल पेश आ रहे हैं उसके अंदर वो हमारी सरपरस्ती करने के लिए तैयार हो गए। जो आपका जो इंडस्ट्री के जो आपको ये जो आए हैं, कल हमें आना था आपके पास, लेकिन हम एक जगह फंस गए। हमने टाई वाई सब पहन के बैठे हुए थे कि हम पहुंचेंगे आपके पास, लेकिन हम वहाँ नहीं पहुंच सके। लेकिन उनका भी हम चाहते हैं कि जो वादे आपसे उनसे किए हैं उनसे कंफर्मेशन कर लें, उनका भी हम इंटरव्यू करना चाहते हैं। तो एक तो ये बात होगी। दूसरी ये बात ये है कि किसी तरह से भी हम अपने जो ज़राए हैं, जो मुस्लिम लीग नून में हमारे साथ, अब तो खैर हमारे तो इतने ताल्लुकात नहीं रहे हैं, लेकिन हमारे पास कोई ऐसे कई लोग ऐसे हैं जिनके ज़रिए से हम उन तक ये बात पहुंचा सकते हैं। क्योंकि एक ज़माने में जब हम लंदन में गए थे और वो मल्टी कॉन्फ्रेंस हुई थी तो इसहाक डार और मैं साथ एक गाड़ी में फिरा करते थे। तो हम किसी ज़रिए से उनको ये बात कहलाते हैं कि वो आपसे कम से कम मुलाकात तो करें। तो मुलाकात करें और कोई पहले से माइंड ना बनाए, बैठे पॉलिसीज वाइज हम जो है उनको 2, 4, 5 बात ये है कि इसहाक डार एक सियासी आदमी नहीं है, बेसिकली वो अकाउंटेंट है, आपको ये पता है ये बात अच्छी तरह से। लेकिन क्योंकि सियासी आदमी कभी भी मिलने से नहीं घबराता, वो कहता मिलता हूँ मैं, जैसे कि ये वजीर मिले आपसे।
सर अगर मिलना है कोई कॉन्क्रीट फैसले करने के लिए तो सही है, और अगर मिलना सिर्फ फकत मिलने तक ही नहीं वो आपको आपसे जब मिलेगा तो कोई बात तो अपना होमवर्क तो करके आएगा। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ, आपसे ये वादा नहीं करता कि मैं करा दूंगा, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि ये बात किसी ज़रिए से, मैं ऐसे ज़रिए से पहुँचाना चाहता हूँ कि वो आपसे बात करे। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये है कि आप ये समझिए कि ये जो आप सूरत हाल देख रहे हैं कि ये अगर ये जो डैमेज हो रहा है और ये जो कुछ हो रहा है, तो ये इनकी समझ में खुद नहीं आ रहा है कि ये जो वज़ीर साहब ने क्या वादा किया था कि मैं मरकज़ से बात करूँगा। देखिए, सबसे पहले तो हमने बुलाया था जब ये पोर्ट के डैमेजेस नए शुरू हुए, तो हमने बुलाया था केपीटी के चेयरमैन साहब को कि जी आप इस मामले को देखें। उन्होंने लुक आफ्टर करने को कहा। उन्होंने कहा कि जी हम ये उसूली तौर पे जो है ये गलत हो रहा है और हम ये डैमेज और डिटेंशन को फौरन रुकवाएंगे। गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन भी दिया, मगर पोर्ट जो है और जो शिपिंग लाइन है वो समझ लें कि वो अपनी मनमानी पे चले जा रहे हैं। ना कस्टम की मानते हैं, ना शिपिंग की मिनिस्ट्री की मानते हैं, ना स्टेट बैंक की मानते हैं। बड़ा ही अजब मामला किया हुआ है इन्होंने कि ये जो है वो मतलब लफ्ज में अच्छा नहीं इस्तेमाल कर रहा, मगर ये मादर पिदर आजाद हुए हुए नहीं, हमारा गला घोट रहे हैं, आप इसे यूं कह दें। हाँ बिल्कुल, हमारी अपनी इंडस्ट्री शिपिंग की तबाह बर्बाद की गई। फिर उसके बाद जो है वो इन लोगों को हम पे मुसल्लत किया गया। उसके बाद जो है वो अब सूरत हाल ये कि ये जो है जो मन माने चीजें होती हैं वो कर लेते हैं। दूसरा, आप मुझे बताएं कि एसआरओ निकलता है तो आपका जो है वो अगर फर्ज करें कि जी एक एसआरओ निकल गया नेगेटिव के अंदर कि ये चीज प्रोडक्ट नहीं आनी, तो वो तो आपका जो है वो समुंदर पे भी होगा तो वो एसआरओ उस पे इम्प्लीमेंट हो जाता है। और एक एसआरओ निकलता है कि जी ये चीज अलाउ हो गई है, तो फिर उस पे वो देखते हैं कि जी इस डेट को अलाउ हुई थी, इससे पहले तो नहीं अलाउ हुई थी, लिहाजा वो भी डिटेन करते हैं। मेरे साहब फराजुर रहमान साहब तो कार्डी के चेयरमैन हमारे साथ रहेंगे, लेकिन मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है जी। नाज़रीन, मुख्तसर वक्फा है, वक्फे के बाद आते हैं। फिर प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं जी। मेरे साहब फरमाइए, वो ब्यूरोक्रेसी जो होती है ना, वो आप देखिए, एक बात सुनाए आपको किस्सा कि एक ज़माने में बादशाह का जब दौर था तो एक आदमी राशि था, तो बादशाह ने उसको कहा कि उसका सज़ा के तौर पर उससे कहा कि जाओ तुम्हें फलानी जगह पर बैठ जाओ और वहाँ समंदर की लहर, वो जो दरिया की लहरें गिरो। तो जो भी जहाज़ आता था वो उनको रोक लेता था वो, और कह रहा कि साहब मैं लहरें गिन रहा हूँ और बादशाह के हुक्म से कर रहा हूँ, और आपके जहाज़ यहाँ से गुजरेगा तो फिर मेरी लहरें डिस्टर्ब हो जाएंगी। तो अब बादशाह ने तो सज़ा के तौर पर दिया था, उसने उसको रिश्वत का जरिया बना लिया। तो हमारे यहाँ यही तरीका है कि आप हर काम आप कर लें, किसी तरह से भी रिश्वत रुकती नहीं है। वो आपको रिश्वत का जरिया बनाएगा, कहेगा साहब ये काम फ़ायदे में मुल्क के हो रहा है तो इनको फ़ायदा हो रहा है बिजनेसमैन को। एक तो आपको उन्होंने ये, हम जैसा कि हम कहते हैं कि आपको हम ये कहते हैं कि ये जिहाद कर रहे हैं हमारी जो सनतकार रिश्वत हैं। ये मैं आज पिछले 10 साल से कह रहा हूँ कि यहाँ पर क्योंकि मैं लेबर का वज़ीर रहा हूँ तो मुझे मालूम है कि ये जिहाद के से कम नहीं है। एक तो ये कि आपकी आदत है, आप उसे छोड़ नहीं सकते। एक आदमी को एक खिदमत करनी होती है, वो मजबूर है और वो खिदमत करेगा। एक आदमी को आदत है भाई वो अपना फैक्ट्री चलाएगा, 10 आदमी को रोज़गार देगा, उसको उसकी तबीयत का खासा है, अल्लाह ताला ने उसको ऐसा ही बनाया, तो वो मजबूर है कि वो करे काम। तो मैं आपसे ये कहता हूँ कि उसका ये लोग फ़ायदा उठाते हैं कि भाई हम इसको ये काम ये कर रहा है। वो ये समझते हैं कि ये चोर है, एक नंबर के जो मैंने सनतकार है। भाई चोर नहीं है, ये आपको फ़ायदा दे रहे हैं। अगर कुछ पैसे बना भी रहे हैं तो आपको फ़ायदा भी तो आपको दे रहे हैं, आपको कमोडिटीज़ दे रहे हैं, आपको सामान बना के दे रहे हैं, आपको ज़र मुबादला दे रहे हैं। फॉर गॉड सेक, ये चोर नहीं है। एक बात ये है जी 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 बिल्कुल ऐसा ही है। अभी पिछले दिनों एक सलीम अबीब यूनिवर्सिटी में भी मेरी यही बात हुई जब शब्बर जैदी साहब ने कहा कि जी बिजनेसमैन चोर है, तो मैंने उनको यही जवाब दिया कि देखिए शब्बर कह रहा है, ये बात शर्म आनी चाहिए शब्बर को। जी जी, शब्बर जैदी साहब ने ये बात की और मैं उस पर मैंने फिर काफ़ी उस पर एटीट्यूड भी उनको शो किया। मैंने कहा कि भाई
भाई हम ही लोग हैं कि जो मुल्क को चला रहे हैं। वाकई है कि आपकी पॉलिसीज, आपके मामलात, आपके कानून ऐसे मैंने हैं एक अच्छा, मैं अब इसको रोक दीजिए, मौका देते हैं। अब भाई देखिए साहब, देखिए आप पढ़े लिखे आदमी हैं, मैं आपसे फजालुर रहमान साहब, मैं आपसे एक बात और करना चाहता हूँ। मैं पिछले 3 सालों से मैं आपके, देखिए आपके एक तो साइट है हमारा, एक बड़ा आप है, इन दोनों जगह पर मैं गया, फिर मैं गुजरावाला गया, फिर मैं गुजरात गया, मैं फिर सियालकोट गया अपनी टीम लेकर, उन सबको मैंने समझाया कि आपको एक प्रेशर ग्रुप बनाना चाहिए क्योंकि ये आपको तंग करेंगे। लेकिन इस बात पर, क्योंकि जहनी तौर पर आप लोग जो हैं वो क्योंकि बिजनेस माइंडेड हैं, वो इस तरफ नहीं जाते। एक ज़माना था, मैं आपको ये बता के ये बात को मुकम्मल करता हूँ कि एक ज़माना जब था, जब मैं स्टूडेंट लीडर था, तो मैं उस ज़माने में भुट्टो साहब से मेरी जारी थी, जुल्फ़िकार भुट्टो साहब से, उसके जहन को मैंने पढ़ लिया था। तो वो मैं इनके पास गया, दाऊद भाई के पास, ये दादा क्या नाम इनका, जो बहुत बड़े एक ज़माने के इंडस्ट्री थे, जिनके PIDC के सामने जिनका ऑफिस है, वहाँ पर मैं उनके पास गया और मैंने उनसे कहा कि देखो ये तुम्हारी सनतों को तबाह करने जा रहा है और तुम जो है वो हमारा साथ दो तो हम इसको रोक लेते हैं। उस वक्त मैं आई वाज यंग बॉय, यानी आप समझ लीजिएगा, आई वाज जस्ट 26 years old एट दैट टाइम। तो मेरे साथ कोई और भी थे, तो मैंने उनसे, तो इसलिए उन्होंने मुझे क्या कहा आपको बताऊं, उन्होंने मुझे कहा कि हम भुट्टो को ही ख़रीद लेंगे। मैंने कहा आप भुट्टो को नहीं ख़रीद सकेंगे, जो उसके मैंने आज़म देखा है वो आपको तबाह कर देगा। तो उसने आखिर में इंडस्ट्रियलाइज कर लिया। तो जब वो मुझे मिले तो मैंने उनको सलाम किया, मैंने कहा मैंने आपको क्या कहा था, तो वो शर्मिंदा हुए, बस और कुछ नहीं। तो मैं ये बात आपसे कह रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने कम से कम मुझे ये समझ दी है कि मैं आपको वो सलूशन दे दूँ जो आपके मसले का हल हो। तो मैं ये बात आपसे अब भी कह रहा हूँ कि आप मेरी बात को इस तरह से नहीं माने जिस तरह से मैं कह रहा हूँ, लेकिन इस पर सोचे ज़रूर। और कि ये जो जब तक कि आपको ये बैकअप नहीं मिलेगा, जिस मिसाल के तौर पर जब आप बुलाते हैं, दावत करते हैं, आपकी वाहिद पाकिस्तान की वाहिद चैम्बर ऐसा है कि जो सियासी लोगों को बुलाकर उनको समझाता है, उनको अपने मसाइल पेश करता है। दिस इज़ वन गुड वे। अब इससे मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा आगे बढ़ें, वो फिर बैठ के बात हो सकती है। लगा के आग शहर को बादशाह ने कहा, ठीक है ना, हुजूर का शौक सलामत रहे शहर और बहुत, ये याद होगा आपको एक शेर, तो थोड़ी बहुत गलती है। बात ये कि जब तक हमारे शाह परस्त जो है ना वो शहर के जलाने पर जो है वो खुश होते रहेंगे और बादशाह को जो है वो शाबाशी देते रहेंगे, तो लगाकर आग शहर को बादशाह ने कहा, उठा है दिल में तमाशे का आज शौक बहुत, झुकाकर सर सभी शाह परस्त बोले, हुजूर का शौक सलामत रहे शहर और बहुत। तो ये जो है नेशनलाइजेशन से लेकर उस सलामत को हम रोकना चाहते हैं जनाब, ये नेशनलाइजेशन के वक्त से लेकर आज तक यही होता चला जा रहा। तो भाई मसला ये है कि अब मसला ये भी तो है कि एक बात और भी मैं कहूँ आपसे, क्योंकि आप जैसा दानिश्वर मुझे शायद न मिले गुफ्तगू करने को, क्योंकि उसमें ये कहना चाहता हूँ कि जब सूरत हाल जब ये हो तो उस वक्त में यानी पाकिस्तान के अंदर जो लोग सोच विचार करते हैं उनकी कदर नहीं होती है, एक। और दूसरी बात यह है कि जब रिसर्च का काम होता है, तो जब रिसर्च, सियासत में तो रिसर्च होती है ना भाई, ये तो यही नहीं होता है कि एक आदमी तो एक आदमी टिपिकल पॉलिटिशियन है जो अमली सियासत करता है, एक आदमी जो होता है उसके पीछे होता है, जैसे जुल्फ़िकार के पीछे थे, जैसे जे रहीम साहब थे, और बहुत से लोग ऐसे थे जो कि उनका बैकअप दे रहे थे, बाद में उन सबको बेइज्जती हुई, वो एक अलग बहस है। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मैं ये बात, यानी पाकिस्तान की तारीख में 2 आदमी ऐसे रहे, एक पीर साहब पगाड़ा, एक नुसरत मिर्ज़ा जो था, वो खुद मानते थे इस बात को कि भाई आप पावर पॉलिटिक्स को समझते हैं। तो मैं ये बात आपसे कहना चाहता हूँ कि मैं जो बात आपसे, जो गुजारिश आपसे इंतहाई अदब के साथ कर रहा हूँ कि मैंने 2 मौक़े पर मैंने कामयाबी हासिल की, एक GSN के मामले में, एक GA महाजिर के मामले में। दोनों मामलात के अंदर मैंने दोनों का मुकाबला किया और उस वक्त की निशानदेही की, और जो आज जो आप जिस हालात से गुजर रहे हैं वो दोनों को सपोर्ट कर रहे थे आपके इस्टेब्लिशमेंट। आप हैरान हो। अब यहाँ पर रोक देते हैं और किसी और वक्त में बात करेंगे। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया जी।
अब कुछ रहे नहीं बात करने के लिए, तो अब चलते हैं ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद आएंगे फिर अगले मौजू पे। मुख्तसर वक्फा है, वक्फे के बाद आते हैं। एक दफ़ा फिर प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। मेरे साहब, ये जो अब दहशतगर्दी वाले मामले पे बात कर लें जी, करें। अब ईरान वाली सरहद भी ज़रा गैर महफूज होती जा रही है। देखिए बात ये नहीं है, एक तो ये बात है कि ईरान खुद बहुत ज़्यादा दहशतगर्दी का शिकार हो रहा है जी। और जो बात हमने एक ज़माने में इन ईरानी भाइयों से कही थी, वहाँ के दानिशवरों से, कि आप जो भी इनके साथ में P+5 का कर रहे हैं, कि ये आप नहीं करें, ये आपको मारेंगे। और ये उन्होंने फिर वही किया कि जो इनका जो ब्रिटिश का, यूके का जो सफ़ीर था, इनको निकालना पड़ा, क्योंकि वो खुद वहाँ पर जिस वक्त हंगामे हो रहे थे वहाँ मौजूद था। तो अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि, और इसमें फिर बाद में जो वहाँ के जो बहुत से और दानिश्वर हैं वो पकड़े गए हैं, जो कि ब्रिटिश नज़ाद हैं, उनके नायब वज़ीर दिफा भी पकड़े। हाँ, तो वो भी अब सवाल ये उनको फांसी दे दिए जी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो सूरत हाल है, उस सूरत हाल की बिना पर ये जो इलाका है, सिस्तान का इलाका है जहाँ बलोची रहते हैं, यहाँ पर वो लोग काम कर रहे हैं जी। अमेरिकन जो है CIA काम कर रहा है, और बहुत से इंडिया काम कर रहा है, जो इंडिया को भी दोस्त भी रखते हैं ईरानी, ये भी ख्याल नहीं करते। अगर वो ईरानी कम से कम इस बात पर मुत्तहिद हो जाएं कि भाई पाकिस्तान के साथ में इस मामले में इंडिया को नहीं आने देना यहाँ पर, तो हम ये मामले को कंट्रोल कर लेंगे। दूसरी तरफ हमारी तरफ भी वो अमेरिकन और इंडिया और बहुत सारे मुल्क जो हैं हमारे गड़बड़ कर रहे हैं। इजराइल तो पक्का कर रहा है। एक वीडियो क्लिप है, वो वीडियो क्लिप आप दिखा दें, जिसमें वो कह रहा है कि ना ईरान को हम एटमी ताकत बनने देंगे, ना और पाकिस्तान को भी ख़त्म करेंगे। जी सुन लीजिए, दोनों से प्रॉब्लम है, दोनों का जिक्र कर रहे हो। जहाँ मुसलमान का नाम आएगा, इजरायलियों को पसंद नहीं है, लेकिन इजराइल को फिर हमें भी नहीं छोड़ना है। हाँ, अपने नाज़रीन को दिखाते हैं क्लिप नेतन्याहू का। Question, and that would be, what is the biggest problem facing the next generation, and what should we do to solve it today? That's a big question. Let's see if you can try and give us. I just gave the answer. I said that the greatest mission that we have is to prevent a militant Islamic regime from meeting up with nuclear weapons, or from nuclear weapons meeting up with a militant Islamic regime. The first is called Iran. The second is called Pakistan. जी बेटा साहब, ये सारी बातें हैं। बाद में आपसे कहना चाहता हूँ बनाबे वाला ईरानियों से कि ब्रदर, ये आप हमारे साथ में आप सुलह करें और हमारे साथ ताउन करें, तो फिर हम ये दोनों मिलकर ये दोनों साइड के जो बलूचिस्तान है उनको हम हैंडल कर सकते हैं जी। एक बात। दूसरी बात ये है कि जो नेटवर्क में आपने देखा है कि वो शाब में पाक फ़ौज का दहशत के खिलाफ जो ऑपरेशन हुआ है, और आर्मी चीफ जो है खुशदार बसीमा में तैयार नौजवानों से मुलाकात की, ये बड़ी बात है कि हमारा आर्मी चीफ बहुत मुतारिक है और बहुत आगे बढ़ रहा है, और अल्लाह का शुक्र है कि हम समझते ये हैं कि हमारा जो सिस्टम है वो एट वर्क हो गया है। और मुझे लगता ये है कि हम इंशाल्लाह ताला 1-2 महीने के अंदर कम से कम इसको इस हद मुकाम पे ले आएंगे जी, कि जो इनकी जो पेशरफ्त है उसको रोक देंगे और ये बहुत कम वाक़यात होंगे। ठीक है, तो ये एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात जो है, आपने ये देखा कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी पुलिस जो है इनके दहशतगर्दों के हदफ पर है। चेक पोस्ट पे राकेट से हमला किया है, 2 एहलकार शहीद हुए हैं, 8 ज़ख्मी हुए हैं। अब PTI की जो हुकूमत थी वो उस पर जो है वो कह रहे थे जनाब वज़ीर ख़ारजा साहब कि वो गलत फ़ैसला किया था कि इनके साथ में नरमी करने के बाद में, ठीक है गलत फ़ैसला था, बट जब उन्होंने जब आपने तैयारी मुकम्मल की थी तो आपने क्यों नहीं तैयारी मुकम्मल की जी? जब वो आपने अपने स्लीपिंग सेल बना रहे थे तो आप अपने स्लीपिंग सेल बनाते जो इनको देख रहे होते कि क्या कर रहे हैं ये लोग, ये आपकी जासूसी का नेटवर्क बढ़ाते, तो वो आपने नहीं किया। आप आराम से सो जाते हैं और दुश्मन आप पे हो जाता है। अब दूसरी बात हम कर लेते हैं, अब ये 35 मजीद अरकान के इस्तीफे मंजूर कर रहे हैं, तो वो खेल रहे हैं, तो 35 खेल रहे हैं। लेकिन हमारे पास इतला ये है कि इतने ही आदमी जो हैं वो मुस्लिम लीग नून के PTI से रब्ता कर रहे हैं जी। तो जिस वक्त ये आएगा तो इनको ये बहुत ही इनको मिलेगा, एक नए सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा और ये हार जाएंगे इस दफ़ा। अच्छा मेरे साहब, वैसे एक सवाल है, इतना सख्त वक्त गुजारा है नून लीग ने, उनके एक बंदा नहीं टूटा,
और अब तो उनकी हुकूमत है। नहीं, टूट रहा है, अब टूट रहे हैं, मैं आपको इत्तला दे रहा हूँ। तो ये कैसे हो सकता है कि नहीं, अभी अगर नवाज शरीफ साहब आ गए, अभी मेरी बात सुने, सैया का जो है हुक्म नहीं होता है जी, अब सैया जो है वो न्यूट्रल हो गए हैं, बहुत से लोग टूट जाएंगे। नहीं सैया के तो 6 साल मुस्तकिल हुक्म रहा, इनके बंदे नहीं टूट सके। लेकिन नहीं, ये बात नहीं, सैया के मैं एस्टेब्लिशमेंट को कह रहा हूँ। जी जी, जाहिर है। अच्छा, एस्टेब्लिशमेंट अब न्यूट्रल हो गई है तो बहुत आदमी टूट रहे हैं, जो हमारी इतलात है। यानी वो अपने सियासी जितने मफादात 15 आदमी इन्होंने निकाले थे जी, 15 आदमी मुस्लिम लीग से PTI से राब्ते में आ गए, मुस्लिम लीग के, जो उन्हें पता नहीं है। अब 35 किए इन्होंने, अब 35 आ जाएंगे। ये हुकूमत नहीं रह सकती है जैन साहब, ये बात बता दूं आपको। लेकिन एक और बात भी है ना, फिर उनको भी कुछ नहीं मिलना है किसको? अल्टीमेटली नहीं, देखिए एक बात आपको बताना पड़ेगा कि फौज नहीं आएगी, ये बात आप तय कर लें। नहीं, वो तो नहीं आएंगे, लेकिन अब जो बात होगी दूसरी साइड वालों को भी तो कुछ नहीं मिल रहा है भाई। देखिए ना, अब हुक्मरानी के लिए जो आपने देखा कि मिफ्ता इस्माइल की बात उन्होंने की जी, कोई भी काबिल नहीं है हुक्मरानी के लिए, दे आर अनफिट टू गवर्न। अब जो आदमी वजीर ख़जाना एक पार्टी के चेयरमैन से नहीं मिल सकता, नहीं मिलना चाहता, भाई वाई यू हैव टू मीट द मैन। आपकी जिम्मेदारी है, आप हाँ। मुल्क का हाल देखें, सनद नहीं चल रही है, आप उनको मुतमईन आप करें। मुल्क का भट्टा बैठा रहे हैं और आप हमारे मुल्क का भट्टा बैठाने आ रहे हैं। वी विल नॉट अलाउ यू टू। मैं इसलिए आप कहता हूँ कि जी, चीफ साहब, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो या जो चीफ नेवल स्टाफ हो या चीफ एयर स्टाफ हो, सिंधी साहब हो या हमारे न्याजी साहब हो, हम सब हमसे दरख्वास्त गुजार रहे हैं कि इन सब को हटाओ, ये नहीं चल सकते ये लोग, ये अब लुटेरे हैं। अभी बात दूसरी बात जो करना चाहते हैं कि अब जो आपने कही कि PTI के 35 अरकान के इस्तीफे मंजूर हो रहे हैं, लेकिन अभी जिस वक्त आपने देखा मुजाहिद बेगम साहब ने कहा कि कैसे वोट मिल गया उसको, एक सौ नहीं, वो जिस तहसील की बात कर रहे थे ना, मेहड़ की, नहीं, वैसे नहीं, वो बात कर रहे थे परवेज इलाही की, उसको वोट कैसे मिल गए? हाँ जी, बिल्कुल, वो तो जाहिर है, उस पे तो वो कोई ना कोई बात अगर तो है। आप इससे अंदाजा करें ना कि थिंग्स आर चेंजिंग जी, और मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया स्टीयरिंग का, स्टीयर कर रहा है जी, जिस वक्त आप जहाज को स्टीयर बतदरीज करते मोड़ हैं रहा तो है, स्टार जो है वो एकदम से यूं नहीं मुड़ सकता जी, वो स्लोली मूव करता है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब मैंने लफ्ज़ स्टीयर इस्तेमाल किया तो इसके अंदर बहुत मानी छुपे हुए हैं। तो जो भी कुछ हो रहा है, खेल का जो मैदान की में जो स्टीयरिंग हो रही है वो दूसरी तरह से हो रही है। अब नए खिलाड़ी आएंगे। तो बात ये कि मैं आपसे सवाल ये हो रहा है कि अगर ये भी निकल गए, वो भी निकल गए, तो फिर तीसरा कौन है? अभी मुझे तो नहीं मालूम भाई, मैं तो सच्ची बात है, मैं नहीं हूँ कम से कम, तुम नहीं हो। अच्छा जी, अब बात ये है कि एक और बात अच्छी खबर है कि रूस ने भी ये कहा है कि रूस ने कहा है कि पाकिस्तान जो है जी, रूस के पेट्रोल डीजल बरामद करने का फैसला किया और कहा कि पाकिस्तान जो है हमारा जनूबी एशिया में एक अहम इत्तेहादी है। ये बात हमने इनको समझाई है अपने तमाम बहुत सी बातों से कि भाई पाकिस्तान को छोड़े बगैर तुम कहाँ जाओगे। वो तो कह तुम रहे हैं इंडिया, अब इंडिया पर हम एक कल का परसों प्रोग्राम करेंगे, संडे को इंशाल्लाह। वो संडे को नहीं, हम संडे को करेंगे जी। वो हम दिखाना चाहते हैं कि इंडिया जो है वो तेल उनसे बहुत सस्ते दामों खरीद रहा है जी। तो भाई हमें भी दो, रूस को अगर हमारी दोस्ती चाहते हो हमें आप मुफ्त में दो जी। तो दिस इज द ओनली वे कि हम दोस्ती कर सकते हैं आपसे। नहीं, उनकी एक और बात भी, वो कह रहे हैं कि आम आलिम इस्लाम में भी आपको अपना बहुत बड़ा इत्यादी समझते हैं। नहीं, हम हैं तो देखिए बात नहीं है, बात ये है कि हमारा एक मसला ये है, हमने ये फैसला किया हुआ है कि हम अमेरिका की जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। दैट गोज इन फेवर ऑफ रशिया, ठीक है। तो हम पर इल्ज़ाम इंडिया लगा रहा है कि सब हम उनको जो है वो यूक्रेन में मदद कर रहे हैं। बिल्कुल गलत बात है, उस पर भी हम बात कर लेंगे। इसलिए कि हमारे पास इत्तलात ये हैं कि जो इंडिया में ख़बरें छप रही हैं कि भाई पाकिस्तान वहाँ पर बहुत से असला दे रहा है वाया फलाना फलाना फलाना, झूठी बातें हैं। हम उनसे हम टैंक ख़रीदते थे, वो टैंक इस काबिल नहीं है कि वो कोई लड़ाई कर सके। वी हैड अदर रीज़न टू बाई द टैंक्स। तो वो हम नहीं बताना चाहते हैं, वो इंडिया को भी पता है, दुनिया को भी पता है, लेकिन हम तो नहीं बताएंगे। तो हमारे पास हमें वो पुरज़ात चाहिए थे, हमने वो इस्तेमाल करते थे, हम उनसे यूक्रेन से लेते थे, हमारी काफ़ी बड़ी तजारत थी उनसे, हमारे काफ़ी बड़ा लेन देन था। वो टैंक रूसी टैंक हैं जो कि वो अब रूस बनाता नहीं है, लेकिन अब वो यूक्रेन के पास है वो कारखाना जी। तो अगर वो रूस के पास हो तो हम रूस से ख़रीदते।
तो अब इस लिहाज से हमारे अमेरिका भी कह रहा है कि भाई हमारा भी इत्तेहादी, तो हमने ये बात एक ज़माने में आपको एक वो चलाई थी वीडियो, फिर भी चलाना चाहते हैं तो फिर भी चला सकते हैं। जो मुल्क भी सुपर पावर बनना चाहता है वो पाकिस्तान के बगैर नहीं बन सकता है। जी, चला दें आप इसको, वीडियो दोबारा चला देते हैं, चला दीजिए जी। Why do USA, Israel and India want to stop Pakistan's rise? There are 5 main reasons. 1. Pakistan is the pivot state of the 21st century. It is at the center of the superpower battle between China, Russia and Turkey on one side versus USA, Israel and India on the other side. The battle lines have been drawn. Whoever takes Pakistan controls the 21st century. Access and control over 80% of oil and other trade routes is at stake. That is also why this battle has been called the Great Game. 2. Pakistan is the only Islamic state with advanced nuclear capability. This capability threatens Israel the most, as the ability of Israel to bully the Islamic nations is reduced with this threat. Otherwise, taking over all of the Middle East is a cakewalk for Israel. India is threatened by Pakistan's superior nuclear capability because it can't attack Pakistan. 3. If China-Pakistan economic corridor and the Gwadar port succeeds, Pakistan succeeds. Pakistan will become financially independent from IMF stranglehold. This is bad news for the IMF and other lending mafia, backed by the multifaceted Zionist Rothschild criminals and others. 4. UAE has the most to lose from the rise of Pakistan. The existence of UAE in its current form is because of flight money from other Islamic countries, such as Pakistan, Iran, Iraq, Lebanon, Syria, etc. If there is peace in these countries, then no one has the need to go and live or invest in UAE. Gwadar and the connecting industrial zones in Pakistan are a much better option for investor because Pakistan has everything to offer, including lots of rich fertile land, instead of a hot and arid desert. Keep in mind that China invested in Pakistan and Gwadar for very strategic reasons. 5. USA and India have built their entire military and commercial relationship on the success of India as a regional superpower. This obviously is only possible if Pakistan is subjugated and made a client state of India, just as Bangladesh, Sri Lanka, Nepal, and a few others. Pakistan is the only country standing in India's way to seize total regional hegemony. Pakistan is rising and will continue to rise. जी मिर्ज़ा साहब, तो ये तो बात ठीक है, लेकिन हमारे बगैर नहीं पता सकता, लेकिन हमारा जो इतना बुरा हाल है, हाँ, लेकिन तो वो उसके लिए मदद भी तो करनी चाहिए। अपने तौर पर करना पड़ेगा। आई थिंक यू आर बेंट अपॉन, आप उसके लिए तैयार हो रहे हैं। तैयार हो रहे हैं, लेकिन ये जब तक हो रहे हैं और हमारी अल्लाह खैर करेगा। ये आप यकीन मान लें कि वी आर, मैंने अब जो पहले जो नाउम्मीदी की कैफियत थी वो नहीं है, उससे हम निकल आए हैं जी। अभी जैसे वो कह रहे हैं कि अब जो भी IMF की होगी शराइत हम मान लेंगे। मिनी देर भाई हम परवाही नहीं कर रहे हैं कि जाओ तुम्हें हमारी जरूरत पड़ेगी, तुम्हें हमें पैसे देने पड़ेंगे, और डॉलर की कोई हैसियत नहीं है, हम जब रुपया पे छापते रहेंगे, क्या करोगे तुम, हम जाओ चले, अल्लाह करे कि बात कुछ नहीं। हम एक और भी बात करेंगे, वो आपको परसों हम एक और भी बात करें। हमीद गुल ने कहा था जब 100 बिलियन हो जाएगा तो उस वक्त ही कहेंगे कि आपका ये प्रोग्राम बंद करो, जी, एडमी प्रोग्राम बंद करो, बट दैट थ्योरी हैज बिकम रॉन्ग। हम बंद नहीं करेंगे किसी सूरत में भी, वो बंद कर नहीं सकते हम, बिल्कुल सही बात है जी। बहुत ख़त्म हुआ प्रोग्राम। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही, आइंदा प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त चाहते हैं।